हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना आपको टॉपिक लेकर मैं आज। इस टॉपिक का नाम आपका है, देख सकते हैं चैप्टर का आपका जो नाम है आपका बाबू, वो आपका है क्या कि भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे। ये आपका चैप्टर है, गोधोली का चैप्टर नंबर आपका 3 में आपका दिया गया है ना। इसके पहले आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको बता दिया गया है। आज आपको चैप्टर 3 में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। इस कहानी में मैक्स मुलर कौन है बाबू? इस कहानी का जो राइटर है वो है कौन? मैक्स मुलर है। तो मैक्स मुलर इस कहानी में क्या बताना चाह रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से हमें समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से हमें क्या बदलाव होगा, इन सारी चीजों के बारे में आप कहानी में जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए इस कहानी के जो पढ़े हैं उस कहानी के माध्यम के अनुसार उसका कुछ प्रश्न उत्तर है जिसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे और उसे अपने एग्जामिनेशन में लिखने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल लिखेंगे भी। तो चलिए इसको मैं शुरू करने से पहले जिंदगी के लाइंस में हम सभी लोग सफर कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए एक छोटा सा लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा। मैं सिंगर तो ना हूं लेकिन एक छोटा सा एक प्रयास करता हूं ताकि जिससे आपको इंटरटेन हो, है ना। तो चलिए दोस्त, एक लाइन छोटा सा है जो बोला जाता है क्या कि आंसू ना होती, क्या बोला जाता है कि आंसू ना होती तो आंखें इतना खूबसूरत ना होती। क्या बोलते बाबू कि आंखें ना होती तो आंख इतना खूबसूरत ना होती, दर्द ना होती तो खुशी की कोई कीमत ना होती, और अगर मिल जाता जिंदगी में ऐसे ही सब कुछ मेरे दोस्त, तो आज इस समय में, है ना, इस दौर में किसी के पास किसी चीज की कमी ना होती, यानी किसी के पास किसी चीज की कोई कमी ना होती। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इसका चैप्टर। इसमें जो सबसे फर्स्ट आपको जो है बाबू इस कहानी का मैक्स मुलर जी का, जिसमें आपका पहला प्रश्न जो आपके सामने कुछ इस प्रकार का है, देखिए क्या कहानी। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका है कि सच्चे भारत के लिए, किसके लिए बाबू? सच्चे भारत के दर्शन कहां से हो सकते हैं। क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम जी बोल रहे हैं कि सच्चे भारत के दर्शन कहां से हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, यानी क्यों, कहां से होगा और क्यों होगा। तो चलिए उत्तर हम लोग उसका जाने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ? तो इसका क्या बोल रहे हैं कि आज के समय में सच्चे भारत का जो दर्शन है वो गांवों में होता है, क्योंकि गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है और गांव में ही गांव में जीवन की सादगी, राग, प्रेम, उत्कृष्ट, उसके बाद क्या है तो पारस्परिक संबंध आदि देखने को मिलता है। यानी आपको भारत का अगर देखेंगे कि भारत संस्कृति सभ्यता हमारा है ना, उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो, और गांव में रहने का एक अलग सा सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे जो शहर में रह चुके हैं, है ना, उनको वहां रहने में उनको ज्यादा कंफर्टेबल होता होगा, और लेकिन वहां रहने के बावजूद भी जब भी कभी उनको मौका मिलता है, खासकर गर्मी की छुट्टी में नानी घर जाना है तो दादी घर जाना है, इस तरह की चीजें छोटे बच्चों को या तो अपने पेरेंट्स को भी, है ना, देखते हैं। या हम लोग भी इस चीज को करते हैं। हम लोग गांव से होते हैं तो कोशिश करते हैं कि शहर के वातावरण को देखे, और जो शहर वाला होता है छुट्टियों में जाता है कि गांव के वातावरण को देखे। तो यहाँ आने के बाद जो भारत के है वो किसी गांव में ज्यादा करते हैं। दूसरा, क्योंकि गांव का जो जीवन होता है ना वो बड़ा सादगी होता है, राग बड़ा होता है, जो प्रेम होता है ना वो बड़ा अटूट होता है अपनी हरियाली से, है ना, खेत में लगे पेड़ पौधे से, है ना। जब बारिश शांति वातावरण में जाते हैं घूमते हैं तो माहौल ही कुछ गजब सा होता है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कभी कि जो सच्चे भारत का दर्शन है वो कहाँ होगा तो गांव में होगी, क्योंकि वहां पे हर तरह का सादगी हो, राग हो, प्रेम हो, है ना, उत्कृष्ट हो, इन सारी चीजों का कहाँ देखने को मिलता है तो पारस्परिक लोगों के बीच का जो संबंध होता है वो सब हमारे गांव में देखने को मिलता है। चलिए इसके साथ साथ को जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 क्या हुआ इसमें तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य का जोड़ता है। किसको जोड़ता है वो तो भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य का जोड़ता है, स्पष्ट करे किसको, किस भविष्य को जोड़ने का प्रयास करता है। चलिए हम लोग इसको भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्या बोलते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है।
यानी भारत ही केवल एक ऐसा देश है दोस्त जो क्या करता है बाबू कि आज के समय में किसको जोड़ता तो अतीत और सुदूर को, किसको जोड़ता है तो अतीत और सुदूर को जोड़ने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अटूट और किसको हो तो अतीत और सुदूर को जोड़ने का प्रयास करता है, जो कि भारत देश में जीवन की हर समस्या का उपाय वर्णित है। अगर आपके जीवन संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो बिल्कुल इसमें वर्णित है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुरातन विश्व में ही मिल सकती है। पुरातन विश्व मतलब पुराने विश्व में मिल सकता है। यह पुराने विश्व जो है जो कि यहाँ वर्तमान और भविष्य की समस्या, चाहे लोकप्रिय समस्या हो, चाहे वो प्रवास संबंधित कानून हो अथवा सीखने या सिखाने जैसी बात हो, सब उपलब्ध है। कहा? हमारी भारत में। जबकि भारत जैसे पुरातन देश में ही अतीत तथा सुदूर भविष्य की समस्याओं के बारे में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बाकी जगहों पर आपको इन चीजों के बारे में कहा, तो भारत जैसा एक ऐसा देश है जहां आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। किसका? तो अतीत सुदूर जैसे जो भविष्य की समस्याएं हैं वो सब समस्या के बारे में आप यहाँ ही आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि धर्मों की दृष्टि से, यानी धर्म की दृष्टि से हमारे इस समय में भारत का क्या महत्व है। इस दृष्टि से बाबू तो ध्यान रखिएगा, धर्म की दृष्टि से जो है बाबू आज के समय में भारत में क्या स्थान है, भारत का क्या स्थान है। जो आप सबको पता होगा कि आज के समय में लोग जितने सारे भी लोग हैं वो सब देशभक्त हैं, है ना। सब लोग किसी न किसी अपने मजहब में अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलते हुए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, याद भी होगा। तो चलिए इस दृष्टि से भारत का क्या महत्व है तो देखते हैं। यानी लेखा का कहना है कि धार्मिक दृष्टि से भारत का एक विशेष महत्व है, क्योंकि भारत में लोग अलग अलग धर्मों को लोग मानने वाले लोग हैं और सभी लोग अपने मजहब में अपने धर्म को बड़ा शांति से मनाते हैं, बड़ा तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जो कि सर्वप्रथम वेद की रचना भारत में ही हुई थी। यानी जो वेद आप पढ़ते हैं उस वेद की रचना भारत में ही हुई थी। यहाँ धर्म के क्या है, धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके क्या तो बाबू अपरिहार्यमान रूप का क्या है तो प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। या ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म की भूमि है। किसकी है? ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। यहाँ बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। यानी बौद्ध धर्म बोले तो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, जो कि आप सुने होंगे गया जिला के एक बोध गया जगह है जिस जगह में भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी। और वहां पे आज के समय में देखेंगे बहुत तो एक बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल बन चुका है, जहां देश विदेश से लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं, उनकी प्रतिमा को देखने आते हैं, वहां की वातावरण को देखने आते हैं। उस देश में हम लोग आ गए जो कि क्या है तो पारसियों के धर्म, किसके? तो पारसियों के धर्म की क्या है शरण स्थली है। भगवान बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसको प्रचार किया? तो बौद्ध धर्म का क्या क्या है प्रचार प्रसार किया है। तो चलिए देखते हैं किया। और क्या है तो दैवत विज्ञान, किसका? तो दैवत विज्ञान की वो दैवत विज्ञान की आधार राशि सभी क्या है आधारशिला भी यह रखी गई विज्ञान क्या है ट्यूशन में। किसमें? विज्ञान की जब ट्यूशन होती है इसमें तो इन सारी चीज का उनको क्या रखा गया वो तो विज्ञानशिला भी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या देखे कुछ इस तरह के 4 आपका है। अगर आप लिखना चाहे तो बाकायदा आप इसे लिख सकते हैं। देखिए आप इसे 1 नंबर से देखिए, आप अगर इसे शेयर करना चाहे स्क्रीनशॉट करना चाहे तब लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं बाकायदा, आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हो गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्यों में आप इसे भी क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बाबू की समस्त भूमंडल, यानी समस्त भूमंडल में क्या है तो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। इन सभी चीजों को परिपूर्ण भारत देश है, लेकिन लेखक ने ऐसा इसे क्यों कहा है
कि सभी चीजों हमारा भारत देश परिपूर्ण है, यानी भूमंडल के सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से बिल्कुल, हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे तो बिल्कुल रूप से एकदम परिपूर्ण है, किसी तरह को कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा लेखक क्यों कहते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्यों कहते लेखक इसे बाबू, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं जानने का इसका। चलिए क्या इसमें, तो सबसे पहला क्या बोलते हैं कि समस्त विश्व में, यानी समस्त विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां सभी तरह के लोग की क्या है, जिज्ञासा की शांति के लिए हर चीज मौजूद है। यानी सभी तरह के लोग, यानी सभी धर्म के लोग, सभी तरह के लोगों को यह जिज्ञासा होता है कि काश हम भारत में होते, क्योंकि इस भारत में, इसमें इस भारत में हर चीजों के लोगों को, हर तरह के लोगों को शांति के लिए हर चीज यहाँ पे क्या है, मौजूद है। यही बस, यही वह देश है जहां सर्वप्रथम वेद की रचना हुई थी। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा याद रखिएगा। सर्वप्रथम वेद की रचना कहां हुई थी, भारत में। कहां थी बाबू, तो भारत में ही हुई थी। वो देश हमारा भारत है, और भारत में सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा माँ, है ना। आज के समय बोलते जहां वो देश है, उस देश में हम लोग रह रहे जहां वेद की क्या हुआ था, वो रचना हुआ था। उस देश में रह रहे जहां माँ गंगा बहती, और पवित्र नदी जिसको हम लोग गंगा बोलते हैं, माँ गंगा हमारे यहाँ बहती है। तथा फल फूल से लदे वन प्राप्त है, प्रांत है जो प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है। विश्व को मानवता की शिक्षा भारत से ही मिली है। यानी विश्व में जितने सारे लोग हैं जिनके अपनी मानवता का शिक्षा जो है वो भारत से मिला है। इसीलिए लेखक ने समस्त भूमंडल में सर्व क्या है, सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को ही कहा है, भारत है ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए क्लियर आपका है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इस देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर समय कम हो तो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। क्या है कि भारत के क्या है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारी, यानी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिखाया। तो देखते हैं, दिखाया यही है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारी संबंध के बारे में लेखक का कहना है। क्या कहना है कि क्या है, सोलोमन, क्या मतलब बाबू, सोलोमन के समय में ही भारत तथा है ना सीरिया और फिलिस्तीन, क्या बाबू, फिलिस्तीन के मध्य क्या है, आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही संस्कृति शब्द क्या है, संस्कृति शब्द के आधार पर, किसके, तो संस्कृति शब्द के आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निजात की बात है ना बाइबिल में कही गई है, किसमें कही गई हो, तो यानी जो बाइबिल में कही गई है वे भारत के सिवा किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं थी। किसमें उपलब्ध थी, यानी भारत देश के अलावा ये सब कहीं उपलब्ध नहीं था। हाथी के दांत हो, बंदर हो, मोर हो, चंदन आदि इन सब चीजों जो भी था बाबू, कोई भी वस्तु बाइबिल में कहीं भी उपलब्ध नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ किस देश में है, तो सिर्फ किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ भारत में ही था। जिसको शाहनामा के रचनाकाल 10वीं या 11वीं शताब्दी में भी यूरोप के व्यापारिक संबंध के थे, संबंध इसका भी था। नेक्स्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है कि देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न है, या इसको सिंपल दे सकते हैं। चलिए हम लोग क्लियर करते हैं इसको। सेम प्रश्न आपका बाबू कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में, इसमें नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। क्या क्या है, तो भारतीय अवदान क्या क्या हो तो रेखांकित किया है। तो देखते हैं लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान में, इसमें भारतीय अवदान में क्या है, सॉरी अवदान के विषय में कहा है कि, क्या कहा है बाबू इसमें कि भारत ने ही विश्व में, किसमें,
कि भारत ने ही विश्व में नीति कथाओं के माध्यम से, है ना, नव जीवन यानी नया जीवन का क्या किया है तो संचार किया है ना। इससे या इसके कारण ही विभिन्न मार्गों और साधनों के माध्यमों में अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली और हमारे यहाँ क्या होता प्रचलित दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। किसको माना जाता है तो बौद्ध धर्म को माना जाता है। क्या माना जाता है तो प्रमुख बौद्ध धर्म माना जाता है। किसको तो दंत कथाओं के, प्रचलित दंत कथाएं जो है उनको हम लोग बौद्ध धर्म के स्रोत के रूप में माना जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ कि चलिए प्रश्न नंबर 7 आपको कुछ इस प्रकार है। क्या प्रश्न नंबर 7 में कि लेखक ने नया सिकंदर, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है बाबू। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसमें किस आधार पर इनको कहा गया है। तो लेखक ने अपने समय, इसमें अपने समय इंग्लैंड से भारत आए थे। कहा थे लेखक जो वो अपने समय में जो इंग्लैंड से कहा थे भारत आए और नए अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। जब वहां अपने देश आए, कहां से इंग्लैंड से, जब वो भारत आए और भारत आने के बाद जो भारत में नए अधिकारी थे उन्हें नए सिकंदर कहा है। क्यों कहा है क्योंकि ये नए सिकंदर भारत के साहित्य का, इसको तो साहित्यिक, धर्म, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत से क्या है बिल्कुल अनजान है। यह प्रश्न उन्होंने कहा है। किसने किसने तो लेखक ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8 है ना। चलिए देखने में बड़ा ही से कोई दिक्कत ना है। प्रश्न क्या है ध्यान रखना। लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स, क्या बाबू तो लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स के से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है। क्लियर है क्यों दिया है। चलिए आपको समझ आ रहा हो क्लियर। चलिए थोड़ा सा इसको अब क्लियर दिख रहा होगा है ना। अगर क्लियर ना दिखे तो बताइएगा। चलिए इसमें क्यों कहा बाबू तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। क्यों क्योंकि लेखक ने वॉरेन का, किसका बाबू तो लेखक जो बोले बाबू वॉरेन का कि वॉरेन हेस्टिंग्स संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है ना, दुर्घटना के संबंध में बताया है कि जब हेस्टिंग्स, कौन था बाबू तो हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। कब था वो उस समय बताया था जिस हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था और उसे 172 दारिस, कितना 172 दारिस नामक क्या सोने के सिक्कों से भरा एक पूरा घड़ा मिला था। उन सिक्कों को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में इसलिए भेजवा दिया कि यह एक सेवा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में होगी। वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति साबित करना चाहता। बिल्कुल आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोग होंगे तो अपवाद है, कुछ लोग होंगे तो बहुत दिन की महानता है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी समय सोने का सिक्का का घड़ा मिल जाए और आप अपने मालिक को जाके हाजिर करते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज उन्हें बिल्कुल सेल्फिश हो गया, सिर्फ अपने बारे में सोचता है अपना कैसे भरेगा, है ना। लेकिन इस समय क्या था कि जब उस समय उनको गवर्नर जनरल थे और उन्हें घड़ा क्या मिला था बाबू ध्यान रखिएगा। पहले बताया ना वो क्या मिला था तो 172 दारिस नामक घर सोने के सिक्का मिले थे। तो सिक्का ले जाकर के किनको पहुंचा दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसमें डाल दिया, उनको मालिक अपना दे दिया और उन्हें लगा कि मालिक को जब देंगे तो ज्यादा प्रसन्न होंगे और मुझे उपहार के रूप में कुछ देंगे, है ना। उधर महान व्यक्ति को साबित करना चाहता था कि हम देंगे तो हमें वो महान व्यक्ति कहेगा, किंतु कंपनी के निर्देशक ने उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझने के कारण उन दुर्लभ प्राचीन मुद्राओं को गला डाला। क्या गला, जो मिला उनको क्या कर दिया, गला दिया। जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, यानी सोने की जो मुद्रा था बिल्कुल
खत्म हो चुका था, इसीलिए लेखक ने किसी गंध से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है। कि दुर्भाग्य है कि सोने का सिक्का मिलते हुए भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया तो उसे यूज नहीं कर पाया, उसे वो गला दिया, है ना, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इंग्लैंड वाले ऐसी ऐतिहासिक दुर्लभ वस्तुओं के महत्व को समझे, ताकि ये द्वारा गलती उनसे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा कि ध्यान रखिएगा कि भारत को, किसको, भारत को पहचानने के लिए, ध्यान रखिएगा कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है, भारत को कैसे पहचाना जा सकता है, यानी भारत को पहचान करने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यानी किस दृष्टि की उन्हें आवश्यकता है, कैसे होगा वो तो देखते हैं हम लोग। क्या इसमें कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसको है, तो यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, यानी कह सकते हैं भारत को पहचान कर सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता सिर्फ किनको है, तो यूरोपियंस के लिए है, जो किनके वांछनीय है, क्योंकि आज भारत ऐसी अनेक समस्याओं से क्या है, ग्रस्त है, जिनका समाधान क्या है, यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। क्या है, उन लोगों के लिए बिल्कुल अभी क्या है, वांछनीय है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या प्रश्न बाबू कुछ इस तरह का है कि वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है, यानी वेदांतियों के वेदांती किसे किसे कहा गया है और यह कथन किनके द्वारा बोला गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो वेदांतियों को, जो वेदांती है बाबू, उन वेदांतियों को वेदांती मैक्स मुलर को कहा गया है, जो कि यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा है। किसने, यानी विवेकानंद ने किसको कहा, तो मैक्स मुलर को, वेदांतियों का वेदांती कहा गया मैक्स मुलर को, और यह जो कहने वाला कथन है वो किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी उपाधि दी है, तो वेदांतियों का वेदांती की उपाधि दी है, वेदांतियों के वेदांती ने कहा गया है। चलिए कंप्लीट होता है इसमें, इस कहानी में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन दबा जाएगा सारे के सारे इसमें वीवीआई क्वेश्चन है। अगर इससे आप विवेक नहीं देखेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो आपको शायद एग्जाम ले लोगा, हर प्रश्न आपको काम आएगा, और जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होगा आप उसे टच करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो अच्छा लगा। आप सभी को थैंक यू, आप इतना सारा टाइम दिए, फिर से आप अच्छे मन लगा के पढ़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद से पढ़िए। जय हिंद।